हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टार क्रॉस लवर के एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि फैंग ना तेंजू को असल में सब कुछ सच बता देता है। वो उसे यहाँ पे सॉरी भी कहता है कि उसने उसे ना बहुत कुछ कहा था, पर मैं ना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तेंजू उसे यहाँ पे कह रहे थे कि तुम बुरा मत फील करो, और साथ ही में उससे कह रहे थे कि मैं ना कंपटीशन में जरूर पार्ट लूंगी। फैंग उसे यहाँ समझा रहा था कि वो ना कंपटीशन में जरूर पार्ट ले सकती है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम जीत ही जाओगी या फिर ये कंपनी तुम्हें ट्रेन ही करेगी। तेंजू उससे कह रहे थे कि उसे इसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है क्योंकि वो करना चाहती है। फैंग उससे पूछता है कि वो कब से कॉमिक ड्रॉ कर रही है। वो यहाँ पे बताए थे कि 8 साल से। उसके डैड ने ना उसे कॉमिक ड्रॉ करने सिखाया था, लेकिन उनके डेथ के बाद ये कॉमिक ही उनकी दुनिया है, जहाँ की मैं अपनी इमेजिनेशन को ना खोल सकती हूँ। कभी एलियन, कभी खूबसूरत स्टार्स, तो कभी फिर एक नया प्लेनेट। ये सब ना मेरे लिए एक रिलीफ का काम करते हैं। तो यहाँ पे फैंग ना उसके ये सब बातें सुन के स्माइल कर रहा था, और यहाँ वो उसे ना कल के लिए ऑल द बेस्ट कह के वहां से चला जाता है। फिर तेंजू भी यहाँ पे साइकिल से वापस जाने लगती है, और वो ना रास्ते में काफी ज्यादा खुश लग रही थी। वो यहाँ पे पार्क में पहुंच के ना आसमान में एक पर्पल लाइट देख के ना वही रुक गई थी, और वो पर्पल लाइट ना वो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। इससे पहले कि वो यहाँ पे कुछ समझ पाती, वो लाइट ना सीधे उसके गले में चली जाती है, और वो और कुछ नहीं बल्कि वही उसका स्टोन लॉकेट था, जिसके पीछे ना ये सारे लोग पड़े हुए हैं। तो तेंजू ना यहाँ पे उस लॉकेट को फिर से अपने पास देख के काफी ज्यादा डर गई थी, और वो यहाँ पे जोर से चीखती है कि ये मेरे पास फिर से कैसे आ गया। और इसकी ये आवाज ना यहाँ पे एनबे भी सुन लेता है, क्योंकि वो दोनों ना अब भी टेलीपैथी से जुड़े हुए थे। और यहाँ पे वो तेंजू के पास जाने के लिए अपने कार से निकल जाता है। वही यहाँ पे तेंजू ना उस लॉकेट को अपने गले से निकाल के फेंक देती है, पर कुछ सेकंड में ना वो लॉकेट फिर से उसके गले में आ जाता है। तो तेंजू ने ये देख के और भी ज्यादा डर गई थी, जो कि यहाँ पे एनबे को भी फील हो रहा था, और वो यहाँ पे सुन भी पा रहा था। तेंजू यहाँ पे उस लॉकेट को हाथ में लेके कहती है कि उसने तो ये फेंक दिया था, पर वो बार बार क्यों उसके पास आ जा रहा है। और वो खुद से कह रहे थे कि वो ना इसे फिर से फेंक देती। और तभी यहाँ पे उसके पीछे खड़ा हुआ एनबे कहता है कि ऐसा करने का ना कोई भी फायदा नहीं होगा। तेंजू ना यहाँ पे उसे देख के डर गई थी, और वो उससे कह रहे थे कि तुम अब क्या लेने आए हो, मैंने तो ये लॉकेट दे दिया था ना, पर फिर से ये वापस आ गया। मैं ना और कोई मुसीबत नहीं चाहती, क्योंकि इसकी वजह से ना मेरी ग्रैंडमा ना ऑलमोस्ट मर ही चुकी थी। तो यहाँ पे एनबे उसे समझाते हुए कह रहा था कि असल में इस लॉकेट ने ना तुम्हें चूज कर लिया है, पर यहाँ पे वो फिर भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो स्टार सिरोस प्लैनेट से नहीं है ना, इसलिए वो लॉकेट उसके पीछे बार बार आ जा रहा है। और फिर भी यहाँ पे वो उससे ये भी कहता है कि तुम्हारी जान को ना खतरा हो सकता है। और तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि पीछे वाली कार से उन दोनों को ना कोई देख रहा था। एनबे यहाँ पे उसे समझा रहा था कि इस लॉकेट ने उसे चूज कर लिया है, इसलिए ना वो उसे हर जगह प्रोटेक्ट करेगा। पर यहाँ पे तेंजू वो लॉकेट वही फेंक के वहां से जा रही थी, ये कहते हुए असल में मुझे ना प्रोटेक्शन की जरूरत सिर्फ तुम लोगों और उस लॉकेट से है। तभी यहाँ पे जाओ आ गया था, जो कि यहाँ पे यही था, और उन दोनों को चुपके से देख रहा था। वो यहाँ पे कह रहा था कि वो ना बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, और अगर उसे सीधे ढंग से लॉकेट नहीं मिल रहा है तो तुम्हें ना तेंजू को मार देना चाहिए। तो तेंजू को मारने वाली बात से ना एनबे ना काफी ज्यादा भड़क गया था, पर यहाँ जाओ हंसते हुए उससे कह रहा था कि इमोशंस उसे लगा ही था। और इसी बीच यहाँ पे उन दोनों के बीच में जो लॉकेट जमीन पे गिरा हुआ था ना, वो वापस ना आसमान में उड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सेंसेन और तेंजू को दिखाया जाता है, जहाँ सेंसेन उससे कह रहे थे कि उसे ना बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, कि मुझे ना बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, जैसे कि मैं किसी रिलेशनशिप में थी, पर मुझे ना कुछ भी याद नहीं आ रहा। तेंजू यहाँ पे ना बड़ी ही ध्यान से उसके बातें सुन रही थी, और वो उससे कह रही थी कि जरूर ये तुम्हारी पीरियड के पहले का डिप्रेशन होगा। तो सेंसेन ना यहाँ पे एम्बैरेस होके वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पे तेंजू को फैन का मैसेज आता है, वो यहाँ पे उसे ना अपने स्टूडियो बुला रहा था सुबह सुबह, जहाँ से वो सीधे ना कंपटीशन के लिए चले जाएंगे। वही इधर यहाँ पे फैंग के दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि यहाँ पे तेंजू ना तैयार होके खुशी खुशी फैंग के ऑफिस चली गई थी, पर यहाँ ना उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। वो यहाँ पे तेंजू को पहचान ही नहीं पा रहा, और यहाँ असल में ना वो उसे अपनी फैन समझ रहा था। तेंजू यहाँ पे उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ वो ऐसा बिहेव कर रहा था कि उसे ना कुछ भी याद नहीं है। यहाँ फैंग का मैनेजर उसे यहाँ से चलने के लिए कह रहा था। यहाँ पे तेंजू कुछ कह रही थी, पर वो कह नहीं पाते, और फिर ना वो लोग वहां से चले गए थे। यहाँ पे तेंजू अकेली रह गई थी, और साथ ही में उसके आंखों में आंसू थे। तो यहाँ पे तभी वो कहती है कि एनबे, और इधर यहाँ पे एनबे भी अपनी कार में बैठा हुआ था। तो वो ना यहाँ पे उसे एक ब्रिज के पास लेके आ गया था, और तभी हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि असल में एनबे ही वो था जिसने की ये सब किया था। यहाँ पे वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्से हो रही थी, और पूछ रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे एनबे उससे कह रहा था कि मैंने ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया, तुम मुझे चाहे तो गलत समझ सकती हो, लेकिन इसी में तुम्हारी सेफ्टी है, तुम ना मेरे साथ घर चलो। फिर यहाँ पे तेंजू उसके ऊपर
ऊपर भड़कते हुए कह रहे थे कि तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरे लाइफ की डिसीजन ले सकते हो, तुम पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो और आखिरकार तुमने अब मेरा इकलौता सपना भी तोड़ दिया। एनबे यहाँ पे उससे कह रहा था कि उसने ये सब ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, पर यार तेंजू के सबर का ना बांध अब टूट चुका था। वो उससे पूछ रही थी कि वो अब किसके लिए थैंकफुल रहे, इसीलिए कि उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। वो यहाँ पे फिर से ना उस लॉकेट को पानी में फेंक देती है और वो कह रही थी कि यहाँ से उनका अब सारे रिश्ता खत्म हो चुका है और वो ये सब कह के वहां से चली जाती है। तो यहाँ एनबे ये सब सोच रहा था कि कहीं उसने ये सब करके गलती तो नहीं कर दी। और तभी यहाँ पे उसे अचानक से फील होने लगता है कि जाओ भी कहीं आसपास ही है और जब यहाँ पे वो उसे देखने जाता है तो यहाँ जाओ ना वहां से भाग चुका था। फिर जब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि तेंजू ना किसी तरह से इन्वेंट पे पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ ना उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि उसके पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। और तभी ने यहाँ पे लॉकेट भी ना उसके पास फिर से वापस आ गया था और वो यहाँ पे सोच रही थी वो सच में ये लॉकेट उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और तभी यहाँ पे ना वहाँ मिस्टर वॉन्ग वहाँ आ जाते हैं जो कि यहाँ पे उसे बाद में अंदर लेके चले जाते हैं और साथ ही में उसके साथ काफी ज्यादा बकवास किए जा रहे थे। और तभी यहाँ पे उन्हें रास्ते में फैंग के मैनेजर भी यहाँ मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे उसे ढूंढ रहे थे। तो मिस्टर वॉन्ग उसे बता रहे थे कि तेंजू को लेकर ना फैंग ही कंपनी लेके आया था, पर यहाँ पे उसका मैनेजर इस बात पे यकीन नहीं कर रहा था और वो ना यहाँ पे उसे काफी ज्यादा बुरा भला कहने लग जाता है क्योंकि उसे इस बात का गुस्सा था कि फैंग ना असल में भाग गया था और वो अपना सारा गुस्सा ना यहाँ पे तेंजू पे निकाल देता है। और साथ ही में वो उससे कह रहा था कि तुम्हें ना कुछ भी नहीं आता, तुम बस दूसरों का फायदा लेके आगे बढ़ना चाहते। और वो यहाँ पे ये सब कह के वहां से चला जाता है। यहाँ मिस्टर वॉन्ग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो भी उसके पीछे चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ पे बेचारी तेंजू अकेली रह गई थी और उसके आंखों में आंसू भी थे और साथ ही में वो सोच रही थी कि क्या वो उसकी ब्रश पेंटिंग सच में कुछ कर सकती है, क्या मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। और यहाँ पे एनबी भी ना उसकी सारी बातें कार में बैठा हुआ सुन रहा था टेलीपैथी से, जो कि यहाँ पे उस इवेंट में भी पहुंच चुका था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 11 की एंडिंग होती है।